Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके केमिस्ट्री की वन शॉट सीरीज लेके। चैप्टर का नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का इजी टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है, तो मेक श्योर करें आप इसे एक साथ देखें क्योंकि पूरी वीडियो एक साथ ही बनी जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। एंड थैंक्स टू ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दोज हु आर कमेंटिंग, बहुत मोटिवेट होते हैं हम इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो चेंजेस गाइस देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो टाइप के चेंज होंगे, जैसे कि एक आइस टू वाटर हो गया और एक दूसरा एक फ्रूट है जैसे कि मैंगो है, ये रॉ है तो राइपेंड हो गया। तो इस टाइप के चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो इन चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक होता है टेम्पररी, जैसे कि आपको क्या होगा, आइस टू वाटर किया है, वाटर टू आइस भी कर सकते हैं जब मन चाहे तब। लेकिन आपका जब मन करे तो क्या आप कच्चे आम को वापस से पका सकते हो? मतलब पका सकते हो लेकिन पके हुए आम को वापस से कच्चा कर सकते हो क्या दोस्तों? नहीं। तो दिस इज परमानेंट चेंज। अब ऐसे टेम्पररी चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, और इसकी क्या खासियत है देखो, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस ओनली, ध्यान रखो, द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड दिस चेंज इज ऑफन टेम्पररी इन नेचर। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिए कि ऐसे चेंजेस होते हैं जो टेम्पररी रहेंगे, जो अमूमन टेम्पररी से चेंज किया जा सकता है, ए टू बी टू ए किया जा सकता है। लेकिन यहां पे क्या ध्यान है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसी में गेम हो रहा है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो स्टेट चेंज हो रहा है। वहीं पे केमिकल में क्या होगा दोस्तों, ये देखो, ये केमिकल चेंज है हमारा। जब भी हम लोग ऐसे सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस एंड दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट। ये क्या चेंज करता है, समझो ये बना था किसी और चीज से, इसके अंदर कुछ और केमिकल्स थे और पके हुए के अंदर और अदर केमिकल्स हैं। सोचिए, तो दोनों में केमिकल अलग अलग है, इसलिए इसी को क्या चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज। ओके, और ये परमानेंट रहता है। वापस से आप पके हुए आम से कच्चा आम नहीं बता सकते। ओके, आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज फ्रॉम द फेनोमेना गिवन बिलो। अब इसमें देखिए कौन कौन से फिजिकल चेंज है और कौन कौन से केमिकल। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, अभी देखा हमने, पानी में बनता है, तो ये हमारा कौन सा फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ द फूड, देखिए फूड कुक हो रहा है तो उसका केमिकल चेंज होता है। हम बोलते हैं ना कई बार पत्तियों को गर्म करने पे, ग्रीन वेजिटेबल्स को गर्म करने पे उनके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कंपोजिशन, जो चीज से पहले बना था और जो चीज से अब बन गया गर्म करने के बाद, चेंज हो जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अभी देखिए केमिकल चेंज। मिल्क टर्न टू कर्ड, अब हमारे दूध से दही बनना, केमिकल चेंज है, खट्टा हो गया तो केमिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हुआ तो कंडेंस होकर वापस से वाटर बना सकता हूँ, दैट्स अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, अब डाइजेस्ट होके खाया कुछ था और बॉडी में जाता कुछ और है, सो दिस इज केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज इनटू, जो आप लोग की मम्मी नहीं, आप लोग एक कबर्ड एंड वहां पे रखते ताकि कॉकरोचेस ना है, उसको बोलते हैं नाफ्ता बॉल, तो उसको तोड़ के छोटा छोटा कर दिया। तो ये कौन सा चेंज है दोस्तों? फिजिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेनिंग ऑफ शाहबदी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस। तो ये जो हमारी कुकिंग की टाइल्स होती है ना, जो किचन की, उसके ऊपर अगर कभी नींबू गार के देखो, आपको उसमें कलर चेंज ऐसा धब्बा मिलेगा। और ये कौन सा चेंज है हमारा? केमिकल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, तो बहुत हाइट से अगर किसी ग्लास को गिरा है तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसको मालूम है मेल्ट करने पे वापस से जोड़ा जा सकता है। तो दिस इज फिजिकल चेंज। ओके, देखो कंपोजिशन ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, कंपोजिशन सेम रहता है, क्या चेंज होता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इज टेम्पररी, परमानेंट, ये डिफरेंस बिटवीन आ रहा है। देयर इज चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर्स, पैरामीटर सच एज टेम्परेचर और प्रेशर में ही चेंज आते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं ना टेम्पररी है, क्यों? क्योंकि जस्ट टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं उसके। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल चीजें ना, जैसे किसी चीज को गर्म करना तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड तो गैस हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का गेम है पूरा का पूरा। अब यहीं पे इसका देखते हैं, इसके अंदर कौन से चेंजेस होते हैं दोस्तों। बोथ, यहाँ पे ध्यान रखना, केमिकल मत लिखना, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होता है। जैसे कि क्या, देखो मैंगो का कलर कौन सा था, जो रॉ वाला था ग्रीन था, अब कौन सा हो गया, ऑरेंज और येलो, येलो हो गया। तो देखो कलर चेंज हुआ, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अंदर से भी चेंज हो जाएगा।
दिस इज सार मतलब खट्टा और दिस इज मीठा, तो केमिकल और फिजिकल दोनों होंगे। क्या बात बोला सर आपने, दैट्स वाई पढ़ते रहिए। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द कंसर्न मैटर, तो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से ये बन गया। इट इज ऑफन रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल मतलब यहां से हम लोग वापस, ये बना है तो इससे वापस बना सकते हैं, और ये क्या है, परमानेंट और इरिवर्सिबल, जो नहीं चेंज होता उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर केमिकल चेंज हो चुका है तो उसको आप वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। इससे ये बन गया लेकिन इससे ये नहीं बन सकता, कोई नहीं है अलबत्ता। एग्जाम्पल स्टीम इज कंडेंस, तो जो भाप होती है, जो वेपर होती है, कंडेंस हो जाए, तो कैसे आप लोग पानी के बोतल, ठंडे पानी के बोतल के अराउंड देखते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। अनराइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ये एग्जाम्पल है हमारा। और आपको यहीं से मालूम पड़ता है कि भैया टोमेटो एक क्या है, वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है भैया, याद रखना आज से, बिलियन एजुकेशन ने बताया था, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे। ओके, ये सब देखो आप लोग के चीज़ें, देखो क्या क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इवेपोरेटिंग, जिससे आप लोग प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करें, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर, और ये जो बर्नर होता है इसको बोलते हैं बंसन्स बर्नर, ठीक है, बर्नर नहीं बर्नर, एंड दिस इज फनल, कोई चीज़ छानना है और इसमें से हम लोग को करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं फनल। अब देखो लाइमस्टोन का फॉर्मूला, अब जितने भी गाइस फॉर्मूला आएंगे मेक श्योर करें आप प्लीज़ उसे रिमेंबर करते जाएं, सो दैट कि आप लोग को आगे चल के बहुत फ़ायदा हो। आई नो दिस इज़ वन शॉट सीरीज, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा कि अगर लाइमस्टोन पाउडर बोलते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं तो वो किसका नाम है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अब वहीं पे जिंक डस्ट कैसा होता है, देखो जिंक डस्ट सीधा Zn से दिखाते हैं, ये मेटल है, जी हाँ, मेटल भी डस्ट फॉर्म में रहता है दोस्तों, जी हाँ। कॉपर सल्फेट जो आप लोग ब्लू कलर के देखते हो, लाइट ब्लू कलर, तो उसको लिखते हैं ऐसे हैं, फॉर्मूला ऐसा है, CuSO4। नेक्स्ट आता है पोटेशियम क्रोमेट, तो देखो K2Cr O4 है, आप लोग को K2Cr2O7 भी रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। और हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट, डाई नहीं है, सिंगल क्रोमियम है, इसलिए इसको क्या बोले, K2Cr O4, ये याद रखिए। एंड बेरियम सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, बेरियम का होता है Ba, तो BaSO4, ये केमिकल्स के नाम याद रखिए। आप देखिए आगे क्या होगा, अब ऐसे ही और भी याद रख लिया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बोला तो Na2CO3, बाय कार्बोनेट बोला तो NaHCO3, एक Na हटाइए, H लगाइए इसकी जगह पे। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो Ca के साथ 2 Cl2 आते हैं। और टैलिक एनहाइड्राइड, इसका जनरल फॉर्मूला ही याद रखिए, C8H4O3, टैलिक एनहाइड्राइड, P साइलेंट है, क्या था फिर से, C8H4O3, तो 8 का आधा 4 करिए, उसमें से एक कम करिए, O3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आप लोग के प्रैक्टिकल में होगा। देखो ऐसे ऐसे होता है, इसमें अंदर एक डाला, देखो इसके ऊपर ही हमने रखा इवेपोरेटिंग डिश में 1 चम्मच डाल दिया लाइम स्टोन पाउडर को डाला, CaCO3 को। अब देखो बंसन बर्नर से गर्म करेंगे, अब क्या होगा देखो, अब कुछ कुछ चेंज एक्टिविटी आप लोग के काम में आएगी फटफट से, ये एग्जाम में भी आ सकता है। कलर चेंज हुआ क्या, देखिए वहां पे नो, गैस रिलीज हो रही, देखो यहाँ पे गैस रिलीज, यस। टेम्परेचर चेंज हुआ क्योंकि इसको गर्म, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। क्योंकि देखो गाइस इसमें से कोई भी चेंज होगा ना, आइदर कलर चेंज हो या गैस रिलीज हो और टेम्परेचर भी चेंज हो, तो इनमें से कुछ भी अगर चेंज इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, केमिकल चेंज है। अब सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, जो अब सेकंड केमिकल ले रहे हैं यहाँ पे, जिंक डस्ट विद कॉपर सल्फेट का, तो जिंक डस्ट को किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो इसका रिएक्शन देखते हैं, डालते जा रहे हैं, देखो देखो कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज, हम लोग का कलर चेंज था, यस, यहाँ पे सेकंड वाला लिख रहा हूँ, पहला वाला खत्म हो गया कैल्शियम का, अब ये सेकंड वाले के लिए यस हुआ। गैस रिलीज नो, टेम्परेचर चेंज हुआ, जी हाँ, जो देखा रहेगा टेम्परेचर चेंज था, अगेन केमिकल, तो ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सिर्फ करते जा रहा, देखो आप लोग को डालते जा रहा है, देखते जाइए। यहाँ पे कलर चेंज यहाँ पे था, पहले कैसा कलर था, अभी कैसा, भले ही येलो दिख रहा है आप लोग को, लेकिन स्लाइटली कलर चेंज हुआ ना हमारे बेरियम सल्फेट, देखो ये देखो बेरियम सल्फेट कैसा था, अब देखो कलर चेंज हुआ, यस। और उसके बाद गैस रिलीज कुछ दिख रहा है, नो। और उसके बाद हमारा टेम्परेचर, अब जो वहाँ पे आसपास रहेगा वो समझ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है यस, अगेन केमिकल चेंज। चौथा रिएक्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड, फिर डाले, देखिए कलर कैसा था और फिर कलर कैसा है, कलर चेंज हुआ, यस। गैस रिलीज नो, टेम्परेचर बढ़ा, यस, टेम्परेचर में चेंज हुआ, यस, हाँ केमिकल हो गया। फिर से लास्ट रिएक्शन देखते हैं, हीटिंग ऑफ थैलिक एनाइड्राइड, C8H4O3,
अब कॉटन प्लग देखिए, वहां पे बंसन बनने से गर्म किया इसको, गैस रिलीज होती दिख रही है कि नहीं आप लोग को, ये देखो दिख रहा होगा। चलो, तो यहाँ पे कलर में चेंज नो, गैस रिलीज यस, और टेम्परेचर तो हम लोग गर्म करते होगा, तो ये भी केमिकल चेंज है। चलो, अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। अब केमिकल रिएक्शन देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bond। तो भाई जैसे हम लोग स्कूल चेंज करते हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, तो कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे और कुछ बढ़िया रिश्ते नए बनेंगे। इसी को बोलते हैं केमिकल लोचा हुआ है, केमिकल का बवाल आया आप लोग में, केमिकल रिएक्शन हुई है। सो क्या होता है, कुछ में बॉन्ड होती है, ये टूटती है और आगे चल के क्या करते हैं, किसी और से बॉन्ड बनाते हैं। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। टूटने से लेके जुड़ने तक की प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन द एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। कंबशन क्या होता है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज को। तो कंबशन में कोल आप लोग काले कलर का पत्थर देके उसको जब जलाओगे तो क्या होगा, वहां पे हम देखते हैं अभी ये केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर केमिकल चेंज होगा। देखो यहाँ पे ये काले कलर के पत्थर को जला रहे, देखिए इसमें आग बबूला हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। ओके, रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट्स। तो जो देखो स्टार्ट में जनरली रहता है, जब कुछ नहीं हो रहा था तो ऐसे दो लोग पड़े थे, तो ये जब पार्ट ले रहे हैं किसी रिएक्शन, कुछ बनाना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो इनको बोलेंगे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये लोग मिलना चाह रहे हैं। समझ रहे हो बातों को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, मिलना चाह रहे थे, मिल भी गए, सब्सटेंसेस फॉर्म, मिलने के बाद जो बना, और जो हम लोग का स्टार्टिंग में टेकिंग पार्ट होते हैं, टेकिंग पार्ट स्टार्ट में और फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट और बना प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, कार्बन जो हम लोग जलाए थे पिछला रिएक्शन में, तो उसके अंदर क्या होता है, कोल के अंदर कार्बन होता है दोस्तों, ये प्लस किया दोनों के, देखो इसको हमने क्या किया, एक दिखा रहे गाइस। अब ये क्या होता है, ये जिसको नहीं पता है सब बताऊंगा डिटेल में दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एरो दिखा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब मिले, ये रतन और ये रतन बने तो प्रेम रतन कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो स्टार्ट में ये थे, ये लोग के अंदर बोलते हैं ना कि एक बोलते कि चुलचुली थी कि ये लोग को मिलना था, तो ये रिएक्टेंट हो गए। और वो बोलते हैं ना कि चुल कैसे मिटी उनकी, वो लोग कुछ बना दिए और उसको क्या बोल दिया हमने, प्रोडक्ट। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। देखो ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये हम लोग लिख के कैसे बताएंगे, तो लिख के जब बताएंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसको जब हम लिख दें तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो दो वर्ड याद रखना, केमिकल रिएक्शन को जब राइट डाउन कर देता है दैट बिकम्स केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं। अब देखो एक्वेस सोल्यूशन, अब ये सब सारी चीजें हम आगे डील करेंगे, मेक श्योर करें आप रहे साथ में हमारे। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट लेते हैं। अब ये रिएक्टेंट थे, पहले थे, टेकिंग पार्ट कर रहे हैं। अब ये एरो आया, टेकिंग पार्ट के बाद कुछ दिन बीते, कुछ समय बीता, तो ये लोग ने क्या बताया, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। अब इस तरह से कुछ हमने देखो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा, तो ये प्रोडक्ट बने थे उस साइड। द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड एज द वर्ड इक्वेशन। देखो हम ये रिएक्शन ही दिखा रहे हैं, लेकिन हम कैसे दिखा रहे हैं उसको, वर्ड के फॉर्म में लिख के। तो जब भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, किसके थ्रू, वर्ड के फॉर्म में, तो इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब इसी को फॉर्मूला टाइप लिखे ऐसे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, प्लस को प्लस लिखिए, जिंक को Zn लिखिए, एरो है एरो डालिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 लिखिए, प्लस है तो प्लस, और कॉपर को Cu लिखिए। ध्यान रखिए कॉपर CO नहीं होता है, यहाँ पे भले आप लोग कॉपर लिखते हो, CO मतलब कोबाल्ट होता है, तो आप लोग को Cu लिखना है कॉपर के लिए, CO नहीं। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब हमने क्या किया, फिर से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, बट जो हमारे पास फॉर्मूला था, और वो कैसा फॉर्मूला, करेक्ट वाला फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन है। देखो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगेन केमिकल रिएक्शन इन, देखो कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग
केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज दी कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। तो देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, अब हमने क्या किया, कंडेंस फॉर्म में छोटा फॉर्म लेटर यूज कर दिया, कॉपर को सीयू, लेकिन जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से, ऐसा नहीं कि सीओ लिख दिया, गलत सलत लिख दिया, रिएक्शन में जो लोग थे और जो बने वो अलग अलग था, हम लिख कुछ और रहे, नहीं, करेक्ट फॉर्मूला में उसको लिखना है कंडेंस फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे ऐसे। हमने किसको रिप्रेजेंट किया, केमिकल इक्वे और किया रिएक्शन को, और किसके जब जैसे ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन क्या हो रही है उसको जब लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन है। आगे चलते हैं, वैलेंसी चार्ट। अब देखो वैलेंसी आप लोगों को पहले बताया था, वैलेंसी मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों हमारी जिंदगी में क्या होता है, लेना देना चालू रहता है। ऐसे हमारी आसपास के जो आप लोग ये पार्टिकल्स ये सब में देख रहे हो, इसके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर भी लेना देना चालू रहता है। ठीक है, तो लेना देना क्यों चालू है, लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, या तो कुछ सामान अपने तरफ से देंगे, आग ज्यादा है तो आग दे दो, और आग की कमी है बॉडी में तो आग ले लो। और कुछ बंदे होते हैं जो कुछ नहीं, उनकी लाइफ ऑलरेडी स्टेबल है, तो न देते हैं न लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। और ये वैलेंसी किस लिए कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए, कि मैं स्टेबल हो जाऊं जिंदगी में, तो मैं कुछ देता हूं या तो लेता हूं, उसी को बोलते हैं कितना दिया कितना लिया, उसको बोलते हैं वैलेंसी। अब ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में स्टेबल होने के लिए हमारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया कितना इलेक्ट्रॉन लिया, उसी को बोलेंगे उसकी वैलेंसी, स्टेबल होने के लिए। अब ये देखो गाइस, ये लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। ये मेटल्स जो है एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखो वहीं पे ये लोग जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। हमको कुछ मतलब नहीं है एक लिया दिया, वो बाद में देखेंगे, हमको क्या है कितना लिया, तो एक लिया दिया है तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, ये सब की वैलेंसी एक। यहीं पे यहाँ पे देखो ये मेटल्स है प्लस वाले सब, अब ये लोग क्या दे के बैठे हैं इसलिए प्लस हो गई, ये दे के बैठे हैं ना भाई, और ये लेके बैठे उधार तो माइनस हो गए बेचारे। तो इनकी वैलेंसी कितनी है, दो, तो ये लोग ने दो का लेन देन किया। अब वहीं पे चलते हैं, कॉपर Cu एंड आयरन Fe बोथ ऑफ देम है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या, कॉपर कभी एक भी दे देता है और कभी दो भी दे देता है, हाँ ऐसा भी करता है। वहीं पे आयरन कभी दो भी दे देता है तीन भी दे देता है। अब इसके लिए रीजन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये। वहीं पे एल्यूमिनियम जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी फिक्स है बंदे की, तीन। ठीक है, ये अलबत्ता है एल्यूमिनियम, कोई नहीं है अलबत्ता, इसका फिक्स है भाई अपना, कितना, +3। चलो अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, रिएक्टिविटी मतलब नहीं बोलते हम लोग, कैसे करते हैं, जब आप लोग की जब प्रेयर स्टार्ट होती है तो सबसे शॉर्ट गाय को आप लोग आगे रखते हैं, उससे बड़ा 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 पीछे जाता है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर में लगा रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, पीरियोडिक टेबल तो बहुत सारी यहाँ वहाँ मेटल नॉन मेटल और बोलते हैं ना मेटलॉइड पड़े, लेकिन हम लोग क्या करें, कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना रिएक्टिव उसके हिसाब से अरेंज कर दे। सबसे पहले ऊपर हम लोग, जैसे मैं मान रहा हूँ सबसे रिएक्टिव ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव, फिर उससे थोड़ा सा कम, ऐसे कम 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 करते करते नीचे, तो नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव, ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे मेटल्स को अरेंज कर दे तो वो बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज है। भाई समझ लो कि कौन बाप है कौन बेटा है। चलो देखो अरेंज करके दिखा दिया। अब नीचे से ऊपर लाइन मारा है, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब क्या, इसकी रिएक्टिविटी कम है और सबसे ज्यादा किसकी, इस सीरीज में पोटेशियम की। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, टिन और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जो ऊपर जा रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, टिन ऊपर है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसी को मैं और एक फॉर्म में दिखा सकता हूं, ये नीचे से ऊपर गया था, अब हम ऊपर से नीचे लाते हैं, तो ऊपर वाला क्या था, रिएक्टिविटी में हाई था, तो नीचे जाऊंगा तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, तो वही दिखा है। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, बात एक ही है। चलो अब इसको डेफिनेशन आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा, The arrangement of metals in increasing or decreasing, जैसा आपका मन करे, order of reactivity is called as the reactivity series of metal। अब reactivity क्या होता है, सामने अगर पानी आया तो क्या करता है हरकत, सामने अगर सुंदर कन्या सुंदर बालक आया तो कैसा रिएक्ट करते हैं, डिपेंड करता है अपने अपने अंदर की कैसी कैसी आपकी इच्छाएं हैं या कैसी कैसी आपकी भावनाएं हैं, तो वो रिएक्टिविटी होती है। ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती है कि रिएक्टिव कितने हैं, उसी को ऑर्डर में लगा दो, हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। कन्वेंशन फॉलो, देखो अभी हम लोग जो केमिकल इक्वेशन लिखे थे ना थोड़ी देर पहले,
उसमें क्या क्या आप लोग को चीजें फॉलो करनी है दोस्तों, जरूर फॉलो करनी है। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और एक थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और चौथा पार्ट है कोरोजन एंड रस्टिंग वाला। बस यही पार्ट आप लोग के इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर करें, इससे जितना जल्दी हो सकता है मैं इतने अच्छे तरीके से खत्म करूंगा, लेकिन एकदम दिल थाम के सहजता के साथ बैठे रहिए, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। कन्वेंशन फॉलो, देखो 3SO4 प्लस लिखा, ऐसा कुछ लिखा है, Zn लिखा, जो पहले हमने लिखा था ना वही, ये ZnSO प्लस ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन है सिंपल सा। अब क्या कन्वेंशन है देखो, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो मतलब इधर के जो एरो दिख रहा है बीच में, एरो, एरो के उधर लिखा तो प्रोडक्ट है, एरो के इधर लिखा तो रिएक्टेंट है। इधर से आया है इधर को जा रहा है ना, स्टार्टिंग में यही बैठे थे, ये इन्होंने ये बनाया, तो देखो ये ऐसे दिखा रहा है कि ये एरो उसी की तरफ दिखा रहा है, क्या बना है देखो, इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट LHS, प्रोडक्ट RHS। दूसरा पॉइंट उसी के अंदर, एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, देखो एरो मार रहा है, चमक रहा है, चमका कि नहीं आपके दिमाग में भी दिखा रहा है कि वो बना है, तो ये किसके टुवर्ड्स पॉइंट करता है, प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, इन बिटवीन विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब स्टार्टिंग में क्या थे और एंड में क्या था, तो ये डायरेक्शन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो हो या दो से ज्यादा हो, या फिर रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, तो उनके बीच में कैसे दिखाएंगे, अलग कैसे करेंगे उनको, प्लस साइन डालिए। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है अपने, 1 2, तो देखो बीच में प्लस डाला, प्रोडक्ट कितने 1 2, तो देखो प्लस डालेंगे, दिख रहा है प्लस, हाँ चमका। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। और इंफॉर्मेशन देना है आप लोग को, दिखाना है कि बंदा अपन ही अजूबा है। कैसे अजूबा बन सकते हो, उसका फिजिकल स्टेट भी लिख दो। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है कि पानी में घोल के बना है, वो बता दो उसको, फिर तुम ही तुर्रम हो जाओगे। देखो अब बताएगा ये स्टेट, सॉलिड रहेगा तो S लिखने का, लिक्विड रहेगा तो L लिखो, गैस रहेगा तो G लिखो, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा भी देख लो। और एक्वियस सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज को वाटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, घोल लेते हैं, सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स, ओह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन वाटर। सोल्यूशन इन वाटर मतलब क्या होता है, जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हैं तो घुमा के ऐसे बनाते हैं, तो सोल्यूशन, पानी लिया, नमक लिया, सोल्यूट इज हमारा NaCl, पानी हमारा सॉल्वेंट है, ऐसा डाला उसके अंदर, घुमा दिया, सोल्यूशन बन गया। ये पानी में घुल के बना ना, तो ऐसे चीजों को जब NaCl को लिखेंगे तो सॉलिड नहीं लिखेंगे। नहीं तो आप लोगों ने देखा है नमक कैसा घर में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन पानी में घोल दिया तो उसको AQ लिखते हैं, दैट इज एक्वियस। एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अगर कोई एरो समझो ऊपर की तरफ दिखा रहा है ऐसे ऊपर, द इफ द प्रोडक्ट इज गैसियस, क्या है, गैस बना है। आप बताओ गैस जब बनता है तो किस तरफ जाता है, अरे भाई अपने पेट वाली गैस नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल गैस की बात कर रहे हैं यार, आप लोग कहाँ चले गए। तो वो देखो ये गैस बन रहा है तो ये किधर जाता है, ऊपर, इसलिए जब एरो ऊपर की तरफ हो तो वो गैस बना है, ये दिखाइए। चलना भाई तू भी। अब वही एरो अगर नीचे हो जाए तो नीचे की तरफ, तो क्या बनता है हमारा, प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल सॉलिड एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवन एस कैन बी रिटन। तो देखो हम लोग एरो गैस के लिए लिख रहे थे ना, या तो जी लिख दो चलेगा। ऐसे ही अगर कोई चीज बना, प्रोडक्ट बना, सॉलिड बन गया, तो उसको एस भी लिख सकते हो, या तो डाउन एरो से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज्जानी लाइफ, गुज्जूनी लाइफ। एग्जाम्पल इन अबव इक्वेशन देख लो, अभी देखो ये एक्वेस मतलब पानी में घोला गया है, ये सॉलिड है, मेटल है, ये फिर से एक्वस में ही बना, और ये फिर से सॉलिड, देखो सी यहाँ पे एक्वस में, यहाँ पे सॉलिड में। किसी को तो लोचा बोलते हैं, किसी किसी को लोचा समझता है तो वो साइंस लेता है, नहीं समझता तो भैया जिंदगी एंजॉय करता है और सब्जेक्ट लेके, तो हम बोलते हैं ना तोप बन जाते हैं वो लोग भी, तोप तो सब बनेंगे। अब चौथा, समटाइम्स इन अ केमिकल रिएक्शन हीट इज रिलीज और हीट इज एब्जॉर्ब। कभी कभी क्या होता है, हीट देना पड़ता है, ऐसे ही बैठे रहते हैं फुकट के 4 घंटे 5 घंटे, अब उनको रिएक्शन कराने के लिए हीट देने पड़ते कि भाई को गर्म करेंगे ना तो ये लोग रिएक्शन दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो गैस निकलती है, अरे हीट निकलती है, एकदम गर्मी दे देता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो, तुर्रम खान बनना चाह रहे हैं, तो दिखाएंगे कैसे, देखो ये सेम रिएक्शन पीछे का लिखा है, इफ द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड एज फॉलोज, हीट निकला है तो कैसे दिखाओगे,
देखो, follows when heat is to be given from the outside. ओके देखो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, वही पॉइंट मिस हो गया, स्लाइड फट से चलेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट में जब हीट निकला तो कौन से रिएक्शन में रिएक्टेंट बैठे थे ऐसे, थोड़े टाइम के बाद वो लोग ने क्या हुआ, रिएक्ट कर लिया, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन साथ साथ गर्म कर रहा है, हम लोग गर्मी दिख रही है, तो उसको लिखेंगे कैसे, प्रोडक्ट साइड में बना ना, पहले हीट नहीं थी तो इसको लिखेंगे प्रोडक्ट साइड पे हीट। लेकिन कुछ लोग क्या है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ऐसे बैठे पड़े कुछ नहीं कर रहे, अब उनको बाहर से हीट देना पड़ेगा, तो वो वाले हीट क्या इधर प्लस करके लिखेंगे, नहीं, उसके लिए एक और तरीका देखो, when heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign डेल्टा। देखो इसके ऊपर साइन लगा दो, ये रहा, ये अलग एग्जांपल है। ओहो, कुछ तो खतरनाक हो गया, मैं भी पहली बार देखा। देखो प्रोडक्ट वाला तो इधर प्लस हीट लिख दिए थे, जो निकला था, गर्मी बाद में मिली, अब गर्मी पहले देनी पड़ी, तो इधर प्लस हीट नहीं लिखते, जनरली ये एरो के ऊपर ना ऐसा साइन बना देते, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी साइंटिस्ट समझ जाता है कि हीट देना पड़ा रिएक्शन में। ओके, अब कभी कभी और क्या होता है दोस्तों, okay, sometimes it necessary to fulfill certain condition like specific temperature, pressure and catalyst etc to bring about some reaction, those conditions are indicated below or above the arrow। देखो कभी कभी क्या होता है, क्लास में बच्चे रहते हैं, मेल और फीमेल, पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, तो क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो अगर बालक है तो सुंदर कन्या लेके आ जाओ, ऐसे एग्जाम्पल दोस्तों, प्लीज जस्ट फॉरगिव मी, जस्ट लिसन टू मी, तो सुंदर कन्या ला दो, बच्चों का अटेंशन क्लास में बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं ना कि लड़कियां हैं तो सुंदर लड़का लेके आ जाओ, सुंदर बालक लेके आ जाओ, तो क्या करेंगे, अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट, क्लास में इंटरेस्ट जाग जाएगा, ना चाहते हुए बैठना पड़ेगा। इसी तरह से क्या होता है, कभी कभी रिएक्टेंट में टेम्परेचर लिखना पड़ता है कि इतने टेम्परेचर पे ये स्टार्ट हो जाएगा, या इतना प्रेशर लगाने पे ये स्टार्ट होगा, और कभी कभी कुछ बाहर से सामान डालना पड़ता है, जो क्या करता है, अब वो सुंदर कन्या या सुंदर बालक आया है तो वो कुछ नहीं करने वाला, वो आज सिर्फ आके क्लास में बैठेगा, वो ऐसा ही बैठा रहेगा, फिर क्लास से चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ दूसरे लोगों को बोलेगा कि रिएक्शन होने दो, तुम लोग के अंदर जो आग बबूला हो रहा है होने दो, तो वही कैटालिस्ट होता है, वो खुद कुछ नहीं करता, रिएक्टेंट जो पढ़े ना उनको बोलता है रिएक्ट करो भाई, फटफट फटफट फटफट, तो रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसे जब ऐसे जो चीज आई है, जो ऐसे सुंदर कन्या सुंदर बालक आए, तो उनको कहाँ दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे एरो के ऊपर। देखो ये वेजिटेबल ऑयल है, आप लोग का तेल, उसमें अगर हाइड्रोजन मिलाते हैं गैस वाला, तो वो वनस्पति घी बनता है, डालडा। लेकिन ये कितना डिग्री पे, ऐसे सिर्फ जाके वनस्पति मतलब ऑयल लिए उसके अंदर हाइड्रोजन डाल रहे हो, नहीं होगा, 60 डिग्री पहले गर्म करो, फिर उसको दोनों को मिलाओ, और जब वो मिलाओगे तब घी बनेगा, तो टेम्परेचर देना पड़ा ना 60 डिग्री का, तो उसको लिखना पड़ेगा। और इसमें निकल कैटालिस्ट भी डालना पड़ता है, तो निकल कैटालिस्ट को रखो, वो रिएक्शन करेगा और एंड में मिल भी जाएगा, क्योंकि वो पार्ट नहीं करेगा, नहीं तो आप लोग बोले सर हमारे वनस्पति घी में निकल है क्या, नहीं, वो सिर्फ कराने को आ रहा है, बाकी वो मिल जाएगा अलग से। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो दी फॉर्मूले। अब तब से आप लोग देख रहे हो हम लोग CuSO4 यही सब लिख रहे हैं, अब उनका नाम भी लिख दो ना, जब इतना नॉलेज दे ही दिया है एग्जामिनर को, तो उनको कुछ और बता दो कि लो ये भी सीख लो। आप क्या सीखना है, देखो अब Cu है तो कॉपर लिखो, HNO3 है तो नाइट्रिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का देखो एक इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर नाइट्रेट है, ये रेडिश ब्राउन कलर का कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर निकला है, कौन मिले, ये रिएक्टेंट थे तो ये प्रोडक्ट बना। अब ध्यान से देखना, सेम रिएक्शन लिखा, CuHNO3 CuNO3 ट्वाइस, यहाँ पे देखो NO2 है, यहाँ पे NO है, H2O है, H2O, सेम लिखना। चेंजेस यहाँ पे निकले हैं प्रोडक्ट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बदले नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, अब यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, ऐसा क्या हुआ, तो चल के देखते हैं, जब प्रोडक्ट में है तो रिएक्टेंट में कुछ चेंजेस आए होंगे, अरे सर यहाँ पे भी Cu है, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी HNO3, CuHNO3, सॉलिड सॉलिड, एक्वस एक्वस, अब क्या दिक्कत हो रही है, कहां से ऐसे बन गया, दो अलग गैस कैसे निकल गई, बच्चा ये देखो, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी क्या होता है कॉन्सनट्रेटेड, समझो ये आपके पास बीकर है, 2 बीकर लेते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं, दोनों के अंदर पानी 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 पानी, अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, दूर दूर, नजदीक 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 नजदीक,
अब देखो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में हमारा पार्टिकल जो हमारा सोल्यूट है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और जिसमें कम है सोल्यूट उसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जब आप लोग कम HNO3 वाटर में HNO3 कम होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और जब HNO3 के पार्टिकल वाटर में ज्यादा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो लिखने का फायदा, कभी कभी नॉलेज नहीं छेड़ना होता है, कभी कभी रिएक्शन को सच में बताना पड़ता है कि सर देखिए ऐसा रीजन है। वो भी बोलेंगे एग्जामिनर कि देखो बेटी प्रिया बच्चे ने क्या आंसर लिखा, इसने तो हमारे चश्मे का नंबर बढ़ा दिया, इतना अच्छा आंसर लिखा कि 10 बार पढ़ दिया हमने। जी हाँ, ऐसा लिखिए। अब देखो ये सब केमिकल, अगेन दोस्तों ये सब का नाम देख लो। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ सोडियम क्लोराइड, जो घर में आप लोग नमक खाते हो उसको आज से NaCl बोला करो घर पे। और सिल्वर नाइट्रेट आप लोग नहीं यूज करोगे, पॉइजनस रहेगा उसको, लेकिन लिखते हैं AgNO3। AgNO3, हाँ वही है। चलो ये रिएक्शन देखो कंप्लीट दिखाएगा क्या क्या हो रहा है, आप लोग समझ लो, वेट करके लिया अमाउंट में। सोडियम नाइट्रेट, अब देखो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। सोडियम नाइट्रेट देखो हमारा पूरा है, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करेंगे तो देखो AgCl है। अब ये सॉलिड बना है, इंसोल्यूबल है, तो देखो इसको डाउन एरो से दिखाए ना हम लोग, ये देखो डाउन एरो से हम लोग दिखा दिए दोस्तों। और NaNO3 ये हमारा क्या बना है, एक्वस बना है। Always remember, if any reaction, the total mass of each of element in the reactant is same as the total mass of each of the respective element in the product. देखो माँ क्या बोल रहे हैं, समझो इधर 1 kg है तो इधर भी 1 kg होना चाहिए। इधर एक NO3 है मतलब एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो इधर भी देखो एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पे एक सोडियम का एटम, एक सोडियम का एटम, एक क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन, दिख रहा है। तो बैलेंस है दोनों साइड, जो हमारे जो मास है वो बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है इसे, ये होना चाहिए। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। अगर ना रहे, अगर समझो मास बरोबर नहीं दिख रहा है, देखो गाइस कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है लेकिन आप लिखते वक्त ना समझ नहीं पाते हो कि अरे ये तो नंबर जो है बरोबर नहीं है, तो मतलब कि आपका रिएक्शन केमिकल जो आपने इक्वेशन लिखा है वो गलत है, उसको सही करिए। तो अब आपको सही करना आना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे आगे। ओके अच्छा, सोडियम नाइट्रेट यूज करते हैं वोटर इंक में, जो आप लोग के अंगूठे पे मारते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिल्वर नाइट्रेट पर सोडियम क्लोराइड, अरे हमने लिखा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना वर्ड इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सेम रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा, लिख दिया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आप लोग को 3 ऐसे बनाने पड़ेंगे हम लोग को, ये रो और कॉलम में भी। अब रो 3 रखना, पहले में यहाँ पे एलिमेंट, तो एक में रिएक्टेंट के एलिमेंट और दूसरे में प्रोडक्ट के, ऐसे लिखेंगे। अब नंबर ऑफ एटम यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं। तो पहला एक लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं पहला हम लोग सिल्वर, Ag। Ag यहाँ पे कितना है 1, वहां पे कितना है 1, तो ये बैलेंस है। N कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, वहां पे N देखिए N है, देखो चमक रहा होगा कलर, ठीक है। वो देखो यहाँ पे कितना है, हमारे रिएक्टेंट में 3 है, वहां पे वो देखो कितना है 3 है। और सोडियम कितना है, यहाँ पे 1 है, वहां पे सोडियम कितना है 1 है। ओवरऑल Cl देखते हैं, Cl यहाँ पे 1 है, Cl वहां पे भी 1 है, प्रोडक्ट में पूरा का पूरा बैलेंस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 है, 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप लोग को एग्जाम में गाइस सीधा क्वेश्चन बोलेगा, या तो बोलेगा कि इक्वेशन दे के बोलेगा बैलेंस करो और उसको एक्सप्लेन करो, या तो बोलेगा कि खुद से एग्जाम्पल लो खुद ही एक्सप्लेन करो। अपने को मजा चाहिए, अपन आराम करेगा, इतना टेंशन अपने को नहीं चाहिए, खुद ही लो। तो दोनों में दिक्कत होगा, तो ये सब एग्जाम्पल आपको काम में भी आएंगे। सो मेक श्योर करें इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। ओके, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट in the reactant is same as the number of atoms of those element in the product, number of atom of those element, number of atom of those element in the product, number of atom of element in हमारे reactant में number of atom of element in the product is same, then it is called as the
बैलेंस्ड इक्वेशन और ऑलरेडी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। और कभी कभी ऐसा मिल गया लेकिन कभी कभी नहीं मिलता। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन द टू साइड ऑफ एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस है, सेम है तो बैलेंस्ड, अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस में देखो क्या करना है। स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, 4 steps are there. Last steps. Let us consider a chemical reaction. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide हमारा फॉर्मूला होता है NaOH. When reacts with sulfuric acid, that is H2SO4. Important acid है, बहुत खतरनाक होता है। Forms sodium sulfate and water. Water, पानी, जल। चलो लिख लेते हैं, ये वर्ड इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया था, तो हमारा सोडियम सल्फेट बनाया था प्लस वाटर बनाया था, इसे हम लोग को लिख के दिया था। ऐसा इक्वेशन आप लोग को आएगा, तो आप लोग पहले से वर्ड फॉर्म में लिखिएगा, फिर आप लोग वर्ड इक्वेशन है तो पहले क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन इन केमिकल फॉर्म। तो लिख लेते हैं NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये केमिकल, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि यही होता है, ये केमिकल को ये बोलते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Check whether the equation is balanced or not by comparing the number of atoms of various elements present on the two sides. So कैसे पता चलेगा कि सर 1 से मल्टीप्लाई करना 2 से पहले, तो पहली बात तो एटम गिन लो। और वो कैसे गिनते हैं, मैंने बोला था 3 रो बनाना, नहीं कॉलम्स बनाते हैं ना, कॉलम 3 बनाना। चलो NaOH और ये लिख लिया हमने। फिर से यहाँ पे एलिमेंट रखा, नंबर ऑफ एटम किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ले लेते हैं सोडियम। एक सोडियम, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, लिख लो, कुछ टेंशन मत लो। O कितना है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे 1 है, प्रोडक्ट के नहीं 1 और 4 5 है, सॉरी, और वहां पे कितने हमारे 5 है। ओके, नेक्स्ट इज H, 1 प्लस 2 3 3 है, वहां पे कितने हमारे ओनली 2 है। नेक्स्ट चलते हैं सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है। ओके, क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देखो, दिस इज 3-2, दिस इज 1-2, इम्बैलेंस्ड है, यहाँ पे है मैच नहीं खा रहे हैं, नो नो, यहाँ पे भी ये मैच नहीं खा रहे हैं, नो नो, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सेल्फ बैलेंस्ड है ही नहीं। स्टेप्स इन, अभी स्टेप 3, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम कंपाउंड which contains the maximum number of atoms। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ये रहते हैं एटम्स, तो किसके पास ज्यादा है, देखो इसके पास एटम ज्यादा है। देखो इसको बोलते हैं ना, ये 2 + 1 + 4 कितने हो गए इसके पास एटम, 7 एटम्स है। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, जिसके पास ज्यादा एटम्स है ना उससे सॉल्व करो। अब उसमें भी क्या होता है, मोreover it is convenient to first consider elements in this compound which has unequal number of atoms on two sides। तो देखो उससे भी ज्यादा, ये देखो ये तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी कंपाउंड में, इससे भी ज्यादा उसको यूज करो जो अनबैलेंस्ड, मतलब H इम्बैलेंस्ड है कि S इम्बैलेंस्ड है कि O इम्बैलेंस्ड है, तो जो इम्बैलेंस्ड है उसी को पहले शुरू करो। तो NaOH फिर से देख लेते हैं। तो अच्छा, इसने ये वाला साइड ले लिया, दोनों सेम ही थे, देखो यहाँ पे भी 2 + 1 + 4 कितने हो गए 7, यहाँ पे भी हमारा कितना, ये 7 ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सोडियम से कर लेंगे। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इनिशियली टू बैलेंस, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड इनिशियली बैलेंस फॉर्म में कितना होगा, इन द रिएक्टेंट में कितना है हमारा 1, प्रोडक्ट में कितना है 2। बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को रिएक्टेंट में, 2 से, ताकि राइट हैंड साइड के, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसके साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस, 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले स्टेप में लिखना। ओके, तो 2 लिख दो इधर, 2 से मल्टीप्लाई बोले थे ना, कितना मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो 2 लिख दो तुरंत। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई देखोगे जैसा टीचर अलग अलग करते, तो हमने क्या किया, NaOH का एग्जाम्पल लिया। NaOH हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग जो पहले देखे कि यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 था, तो हम लोग क्या लगा, यहाँ पे 2 है तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और ये टेबल बना दिए। अब चलो लिख दिए, अब फिर से हम लोग को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब एटम बरोबर हुए कि नहीं देखते हैं। एलिमेंट कितना हमारा Na 2 है,
यहाँ पे भी 2 एटम है। चलो प्रोडक्ट में ओ देख लेते हैं 5 है, ओ देख लेते हैं नहीं यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी दिस इज 2 × 1 ना, इसके पास 2 ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टी है, तो इसलिए 2 + 4, इसको ऐसे भी लिखना है अगर आप लोग चाहें, 2 × 1 + 4 6 लिख सकते हो। यहाँ पे 4 + 1 5। एच देख लेते हैं। अब यहाँ पे एच भी देखो गाइस, इसी तरह से होगा। एच कितना होगा, 2 × 1 + 2 4, तो 2 × 1 + 2, तो कितना हो गया 4। यहाँ पे कितने हमारे, ओनली 2। अब सल्फर देख लेते हैं। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर वहां पे भी 1 ही है, तो इसकी इशू नहीं है। अब क्या हमारा इम्बैलेंस हुआ, देखो क्या बैलेंस हुआ कि इम्बैलेंस हुआ, और ये 2 था, सोडियम 2 हो गया, ये 6 से 5 हो गया, और ये 4 से 2 हो गया, ये तो बैलेंस्ड है, तो दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब ये दोनों का लोचा है, चलो इनको ठीक कर दें अभी। अब हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम्स फिर से इनिशियल, आफ्टर बैलेंस का हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इनिशियली कितने, 2 × 1 और 2 4 है, 4 है, और यहाँ पे कितने हैं हम लोग को, 2 है। अब देख लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ये तो ज्यादा ही है, तो इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, 4 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 × 2 = 4 और बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से आप देखेंगे कैलकुलेट करके, ये हमारा फाइनल इक्वेशन फिर से देखते हैं हम लोग, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सोडियम फिर से 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 × 1 2 + 4 कितना हो गया 6, यहाँ पे गिनते हैं 4 + 2 × 1 6 हो गया। H यहाँ पे 1 है, नहीं 2 × 1 2 + 2 4, और यहाँ पे कितना है 4, बैलेंस हो गया। सल्फर देखते हैं 1, सल्फर 1, बैलेंस हो गया सब कुछ। नाउ वी हैव कम टू बैलेंस्ड इक्वेशन। Okay, this is the step. It is seen that the number of atoms of element in reactant now are same as the number of atom of element in the product. So this equation is now balanced. ठीक है। स्टेप 4, लास्ट आंसर जो बच्चे छोड़ देते हैं, राइट द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। दोस्तों ये पूरा इक्वेशन फिर से लिख देना आप लोग को। इन दिस वे बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बाय अप्लाइंग प्रॉपर फैक्टर्स लगाने से हम लोग को मिल गया टू अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट सो एज टू बैलेंस द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस स्टेप। तो हर एक जगह हम लोग ने क्या किया, बैलेंस कर दिया इस चीज को। आगे चलते हैं।